Hello dear students, welcome in this lecture series for RPSC Assistant Professor Mathematics। और ये लेक्चर सीरीज टॉपिक डिफरेंशियल ज्योमेट्री पर चल रही है। ये हमारी लेक्चर सीरीज का 4th लेक्चर है। ठीक है, पहले 3 लेक्चर में हम सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला तक के जो प्रॉपर्टीज थी उनको कवर करवा चुके हैं। अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट इस चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी डिफरेंशियल ज्योमेट्री एपी असिस्टेंट प्रोफेसर करके। उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे, या आप इसी चैनल में इसी वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर भी मैंने इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम कर रहे हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे सिलेबस का, सर्कल ऑफ कर्वेचर एंड स्फीयर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये छोटा ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं यहां पर आज कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात हम अगर करें, सर्किल ऑफ कर्वेचर क्या होगा। सर्किल ऑफ कर्वेचर, सर्किल ऑफ कर्वेचर को ऑस्कुलेटिंग सर्किल भी बोलते हैं। 2 नाम है इसके, सर्किल ऑफ कर्वेचर भी इसको बोल सकते हैं, इसको ऑस्कुलेटिंग सर्किल भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है, अगर कोई भी सर्किल आपके पास है, सपोज ये कोई सर्किल है, ये सर्किल, और सपोज ये कोई भी कर्व मेरे पास है, ये कर्व, और ये यहां पर P पॉइंट पर मिल रहे हैं। ठीक है, अगर इस सर्किल का इस कर्व के साथ पॉइंट P पर 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट है, ठीक है, कितने पॉइंट कॉन्टेक्ट, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट, 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट है, तब ये सर्किल इस कर्व का ऑस्कुलेटिंग सर्किल कहलाता है या सर्किल ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो डेफिनेशन आप इस तरह लिख सकते हैं, द सर्किल विच हैज 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट, विच हैज 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट विद द कर्व एट P इज कॉल्ड ऑस्कुलेटिंग सर्किल और सर्किल ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P। अगर इस सर्किल की रेडियस में मान लेता हूं सपोज स्मॉल a, और इस कर्व के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सपोज क्या है, रो है, तब जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो ऑस्कुलेटिंग सर्किल की रेडियस हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आती है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो ऑस्कुलेटिंग सर्किल है उसकी रेडियस किसके बराबर होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। इसीलिए इसको सर्किल ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल है, रो के इक्वल है। अगर सेंटर का पोजीशन वेक्टर हम माने, ये इस तरह से हमने लिया है, ये सर्किल अगर ऑस्कुलेटिंग सर्किल है, इसका सेंटर का पोजीशन वेक्टर अगर सपोज मैं क्या मान रहा हूं, सी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है, और सपोज ये कोई भी जो भी कर्व है इस पॉइंट पर इसको मिल रहा है P पॉइंट पर, तो इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर क्या है, सपोज R वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर क्या है, R वेक्टर, तब ये जो CP वेक्टर बनेगा आपका, CP वेक्टर, ये क्या बनेगा, R वेक्टर या C वेक्टर माइनस R वेक्टर, इस तरह से लिख सकता हूं मैं। ठीक है, CP वेक्टर R वेक्टर माइनस C वेक्टर, या PC वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर माइनस R वेक्टर। तो C वेक्टर माइनस R वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, रो इंटू एन केप के। तो ध्यान रहे, अगर सेंटर का पोजीशन वेक्टर C वेक्टर है तब C वेक्टर किसके बराबर होगा, ऑस्कुलेटिंग सर्किल के सेंटर का पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल होगा, R वेक्टर प्लस रो एन केप। और साथ ही ये जो वेक्टर होगा CP, आप देख रहे हो CP वेक्टर किसके अंदर है, ऑस्कुलेटिंग सर्किल के अंदर। तो CP वेक्टर है जो, यानी कि C वेक्टर माइनस R वेक्टर, वो किसके बराबर है, रो एन केप के। इसका मतलब C वेक्टर माइनस R वेक्टर किसके पैरेलल है, एन केप के, यानी कि एन केप के पैरेलल है या एन केप की डायरेक्शन में है। इसका मतलब यहां से एक चीज आप लिख सकते हो कि जो सेंटर होगा सर्किल ऑफ इसका ऑस्कुलेटिंग सर्किल का, वो किस पर लाई करेगा, प्रिंसिपल नॉर्मल पर। ठीक है, क्योंकि ये एन केप की डायरेक्शन में है, तो जो सेंटर होगा, सेंटर वो किस पर लाई करेगा, प्रिंसिपल नॉर्मल पर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑस्कुलेटिंग सर्किल का सेंटर कहां पर लाई करता है, प्रिंसिपल नॉर्मल पर लाई करता है। ठीक है, तो ये तो ऑस्कुलेटिंग सर्किल के लिए। इसका कार्टेशियन फॉर्म और अगर आप देखना चाहो, कार्टेशियन फॉर्म में ऑस्कुलेटिंग सर्किल का इक्वेशन, सपोज ऑस्कुलेटिंग सर्किल जो बना रहे हो, क्योंकि 3D के अंदर बन रहा है ये, 3D के अंदर सर्किल कैसे बनता है, 3D के अंदर सर्किल का क्या मतलब है, एक तो क्या होता है स्फीयर,
स्फीयर, और एक क्या होगा, प्लेन। प्लेन दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर क्या बनेगा, सर्किल बनेगा। दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सर्किल। तो यहां पर एक तो स्फीयर का इक्वेशन है x माइनस एल्फा का स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर, z माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तो स्फीयर हो गया। और एक प्लेन में बना रहा हूं, प्लेन कौन सा है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ऑस्कुलेटिंग प्लेन का पता है आपको कि ये कोई भी पॉइंट है, इस पर टेंजेंट वेक्टर टी केप है, प्रिंसिपल नॉर्मल एन केप है, इस पर बाई नॉर्मल बी केप है, तो ये प्लेन आपका ऑस्कुलेटिंग प्लेन बनता है। यानी कि आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर अगर ऑस्कुलेटिंग प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होगा, बी केप। तो डॉट बी केप किसके बराबर होगा, 0 के। ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन मैंने बताया था आपको। और बी केप के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, L3 M3 N3। तो जब कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे तो x माइनस स्मॉल एक्स इंटू L3, y माइनस स्मॉल वाई, ठीक है, या जो भी अल्फा बीटा गामा ले रहे हो तो x माइनस अल्फा इंटू L3, y माइनस बीटा इंटू M3, z माइनस गामा इंटू N3। तो ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन है। तो ये स्फीयर और ऑस्कुलेटिंग प्लेन एक साथ मिलकर इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल को। और ये सर्किल क्या होगा, ऑस्कुलेटिंग सर्किल। ऑस्कुलेटिंग सर्किल के लिए रेडियस ए तो किसके बराबर होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। और सी वेक्टर मैंने लिखवाया था अभी आपको, सी वेक्टर इक्वल टू किसके, आर वेक्टर प्लस रो इंटू एन केप, रो इंटू एन केप। तो यहां से आप देखो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, अल्फा बीटा गामा। तो सी वेक्टर क्या बनेगा आपका, अल्फा बीटा गामा। आर वेक्टर किसके बराबर है, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के। और प्लस रो इंटू एन केप। एन केप के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, L2 M2 और N2। अब दोनों तरफ कंपैरिजन कर लो। अल्फा किसके इक्वल है, x प्लस रो इंटू L2 फर्स्ट वाला कंपोनेंट। बीटा किसके बराबर है, y प्लस रो इंटू M2। और गामा किसके बराबर है, z प्लस रो इंटू N2। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में आप इसका ऑस्कुलेटिंग सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑस्कुलेटिंग सर्किल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने, वो मैंने यहां पर एक स्लाइड इसकी बना दी है। पहला पॉइंट क्या है कि जो ऑस्कुलेटिंग सर्किल है या सर्किल ऑफ कर्वेचर है, हैज 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट विद द कर्व। गिवन कर्व के साथ इसका कितने पॉइंट्स का कॉन्टेक्ट होगा, 3 पॉइंट्स का कॉन्टेक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखें, रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि जो ऑस्कुलेटिंग सर्किल है या सर्किल ऑफ कर्वेचर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगी। तीसरी प्रॉपर्टी, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज ऑन द प्रिंसिपल नॉर्मल। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा, ठीक है, यानी कि जो ऑस्कुलेटिंग सर्किल का जो सेंटर होगा वो किस पर लाई करेगा, प्रिंसिपल नॉर्मल पर लाई करेगा। चौथा जो पॉइंट है, टेंजेंट टू द लोकस ऑफ द, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी सी पॉइंट मैंने लिया है उसका जो लोकस होगा वो एक कर्व बनेगा। क्या बनेगा, एक कर्व, ठीक है। अब उस कर्व पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, किस पर, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो टेंजेंट होगा वो किसके अंदर लाई करेगा, नॉर्मल प्लेन ऑफ ओरिजिनल कर्व। जो ओरिजिनल कर्व, एक तो ओरिजिनल कर्व दिया हुआ है आपको सी, और एक लोकस देंगे अपन, लोकस किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। उस कर्व को मैं किससे डिनोट कर दूंगा, सपोज C1 से। तो C1 का जो टेंजेंट है वो किस में लाई करेगा, ओरिजिनल कर्व के नॉर्मल प्लेन में लाई करेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एंड इज इंक्लाइंड टू स्मॉल एन केप एट एंगल दिस। और उस टेंजेंट का स्मॉल एन केप के साथ जो एंगल होगा वो ये होगा, tan इनवर्स रो इंटू टो अपॉन रो डेस, ठीक है, रो इंटू टो अपॉन रो डेस। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पर, इसको आप हटा देना, ये इसके लिए नहीं है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है उसके लिए है। पांचवा जो पॉइंट है इसमें, इफ द कर्वेचर कप्पा ऑफ ए कर्व C इज कांस्टेंट देन द कर्वेचर कप्पा 1 ऑफ C1 इज आल्सो। अब देखो 1 का मतलब क्या है यहाँ पर, कप्पा 1, ठीक है। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, C1 का मतलब है, C1 कौन सा कर्व है, C1 जहां पर भी आएगा लोकस ऑफ सेंटर, यहां पर जो सेंटर है उसका जो लोकस है उसको कर्व C1 कह रहे हैं। तो ओरिजिनल जो कर्व दे रखा है आपको C, उसकी कर्वेचर तो कप्पा है। सेंटर का जो लोकस है यानी कि कर्व C1, उसकी कर्वेचर क्या है, कप्पा 1 है। तब क्या कह रहा है ये कि जो कप्पा है अगर कांस्टेंट है तब कप्पा 1 भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एंड इट्स टॉर्सन टो 1 वेरीज इनवर्सली एज टो ऑफ द कर्व C। यानी कि जो गिवन कर्व है आपका C, उसका टॉर्सन अगर टो है
सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका जो लोकस है उस कर्व के लिए टॉर्सन क्या है, टो1 है। तब ये दे रखा है कि टो1 किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/टो के प्रोपोर्शनल होगा। छठा जो पॉइंट है इसके अंदर, प्रिंसिपल नॉर्मल टू सी इज नॉर्मल टू C1 एट द पॉइंट्स वेयर कर्वेचर इज स्टेशनरी। ये कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल नॉर्मल ले रहे हो कर्व सी का, तब वो C1 के लिए क्या होगा, C1 क्या है, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। C1 के लिए क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। कहां पर, एट द पॉइंट्स जहां पर कर्वेचर की वैल्यू क्या है, स्टेशनरी वैल्यू है, यानी कर्वेचर की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है, वहां पर सी कर्व का प्रिंसिपल नॉर्मल C1 कर्व पर भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके लिए, ऑस्कुलेटिंग सर्किल के लिए। ये इन्हीं पॉइंट्स में से कहीं ना कहीं से अगर ऑस्कुलेटिंग सर्किल से क्वेश्चन उठता है तो इनसे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं रहती। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका स्फेयर ऑफ कर्वेचर या ऑस्कुलेटिंग स्फेयर। तो अब यहां पर आपका स्फेयर आ जाएगा। ये सपोज कोई भी स्फेयर है और ये कोई भी कर्व है, और मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है। P पॉइंट पर कर्व और स्फेयर के बीच अगर 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट है, कितने पॉइंट्स का, 4 पॉइंट्स का, अगर 4 पॉइंट्स का कॉन्टेक्ट है, तब हम कहेंगे कि ये स्फेयर इस कर्व C का क्या बनेगा, ऑस्कुलेटिंग स्फेयर बनेगा या स्फेयर ऑफ कर्वेचर बनेगा। इस स्फेयर की रेडियस अगर आप मान लो सपोज कैपिटल R है, तब कैपिटल R का फॉर्मूला ये है, R स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर इंटू रो डेस स्क्वायर, जहां रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सिग्मा क्या है, रेडियस ऑफ टॉर्सन है, रो डेस क्या है, रो का S के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग रेडियस ऑफ ऑस्कुलेटिंग सर्किल नहीं है ये, आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, ये स्लाइड में वो रह गया, ये स्फेयर है यहाँ पर, स्फेयर। इसी तरह से यहां पर भी ये सर्किल नहीं होगा, सर्किल में पहले करवा चुका हूं ऊपर, ये क्या है, स्फेयर है, स्फेयर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फेयर सी वेक्टर इक्वल टू, आप देख रहे हो कि जो ऑस्कुलेटिंग सर्किल में यहां तक तो आ ही गया था, यहां तक सी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर प्लस रो एन केप तक ऑस्कुलेटिंग सर्किल में था। इसमें ये एक्स्ट्रा टर्म है रो सिग्मा इंटू रोडेस और इंटू बी केप, तो वहां तो सी वेक्टर माइनस आर वेक्टर इक्वल टू किसके था, रो एन केप के, इसलिए सेंटर किस पर आ गया था, नॉर्मल पर। यहां पर सी वेक्टर माइनस आर वेक्टर किसके बराबर आ रहा है, रो एन केप, और प्लस एक टर्म और है सिग्मा इंटू रोडेस बी केप। इसका मतलब एन केप और बी केप का लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी यहां पर जो सेंटर है आपका, सेंटर वो किस में लाई करेगा, उस प्लेन में लाई करेगा जो किस किस के बीच बन रहा है, एन केप और बी केप के बीच। एन केप और बी केप के बीच कौन सा प्लेन बनता है, नॉर्मल प्लेन बनता है, नॉर्मल प्लेन। तो जो सेंटर होगा वो किस पर लाई करेगा, आपका सेंटर किसका, ऑस्कुलेटिंग स्फेयर का या स्फेयर ऑफ कर्वेचर का जो सेंटर है वो कहां पर लाई करेगा, आपका नॉर्मल प्लेन पर लाई करेगा, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में लिखें आप ऑस्कुलेटिंग स्फेयर का इक्वेशन, तो ये तो स्फेयर हो गया, x माइनस एल्फा स्क्वायर, वाई माइनस बीटा स्क्वायर, जेड माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो रेडियस r तो क्या होगी, ये आर स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर रोडेस स्क्वायर। और सी वेक्टर आपका क्या था, सी वेक्टर इक्वल टू ये था मेरे पास, सी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर प्लस रो एन केप और प्लस सिग्मा इंटू रोडेस और बी केप। तो सी वेक्टर तो क्या है यहाँ पर, एल्फा बीटा गामा, आर वेक्टर क्या है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, प्लस रो एन केप क्या है, एन केप के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, L2 M2 N2, और प्लस सिग्मा इंटू रोडेस, और बी केप के क्या होते हैं, L3 M3 और N3। अब दोनों तरफ कंपैरिजन कर लो, अल्फा किसके बराबर होगा, देखो x प्लस रो L2 फर्स्ट कंपोनेंट और प्लस सिग्मा इंटू रोडेस L3 फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट की जब कंपैरिजन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, थर्ड कंपोनेंट की कंपैरिजन करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में ऑस्कुलेटिंग स्फेयर का इक्वेशन और उससे रिलेटेड टर्म्स अपने पास आ गई। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑस्कुलेटिंग स्फेयर में, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, वो क्या क्या है वो देख लीजिए आप, कि अगर स्फेयर ऑफ कर्वेचर है आपका ऑस्कुलेटिंग स्फेयर, तब उसका हमेशा क्या होता है, 4 पॉइंट कॉन्टेक्ट विद द कर्व। गिवन कर्व के साथ कितने पॉइंट्स का कॉन्टेक्ट है, 4 पॉइंट्स का। इट्स सेंटर लाइज इन सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर एंड इट्स रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ स्फेरिकल। इसका जो सेंटर है वो तो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर,
और इसकी रेडियस क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर, क्योंकि इसको हम क्या करें, स्फेयर ऑफ कर्वेचर। अब आप देख लीजिए जो कर्व सी है वो तो क्या है, गिवन कर्व, ये चीज ध्यान रहे आपको, ये तो क्या है, गिवन कर्व, और C1 क्या है, लोकस ऑफ सेंटर, जो भी यहां पर सेंटर होगा स्फेयर का उसका लोकस एक कर्व बनेगा जिसे हम C1 से लिखेंगे। तो T1 केप, N1 केप और B1 केप ये तो C1 के लिए है, कर्व C1 के लिए टेंजेंट, नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल, और कर्व C के लिए क्या है, B केप, N केप और T केप। तब इनमें क्या रिलेशन है, ये कह रहा है कि T1 केप B केप के पैरेलल होगा, T1 केप किसके पैरेलल होगा, B केप के, N1 केप किसके पैरेलल होगा, N केप के, N1 केप किसके पैरेलल है, N केप के, और B1 केप किसके पैरेलल है, T केप के। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखने, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द टोर्सन ऑफ C1, C1 जो कर्व है इसकी टोर्सन का जो प्रोडक्ट है एट करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कर्वेचर्स एट दीज पॉइंट्स। ये कह रहा है कि C1 कर्व के लिए जो टोर्सन्स का प्रोडक्ट है किन्हीं भी दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पर, उन पर कर्वेचर्स का जो प्रोडक्ट है उसी के क्या होगा, वो सेम होगा। यानी कि अगर C1 के लिए दो कर्वेचर या दो टोर्सन आप लो, टो1 और टो1 डैश उनका प्रोडक्ट, और फिर उन्हीं पॉइंट्स पर कर्वेचर आप लो कप्पा 1 और कप्पा 1 डैश उनका प्रोडक्ट, तब ये दोनों हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। ये फोर्थ पॉइंट है। इफ द कर्वेचर कप्पा ऑफ कर्व C इज कांस्टेंट देन कर्वेचर कप्पा 1 ऑफ C1 इज आल्सो कांस्टेंट। यानी कि C जो कर्व है आपका, इसकी कर्वेचर अगर कांस्टेंट है तो सेंटर का जो लोकस से कर्व बन रहा है C1, इसकी कर्वेचर भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो ये आपके ऑस्कुलेटिंग सर्किल और ऑस्कुलेटिंग स्फीयर यहां पर कंप्लीट हो रहा है। ये हमारा फोर्थ लेक्चर आज कंप्लीट हो गया है। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो आप यहीं पर इसी वीडियो के नीचे आप जाकर देखेंगे, प्लेलिस्ट का एक लिंक आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहीं पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का भी एक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको जो भी कंटेंट है, PDF वगैरह है, वो आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करिए। कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको समय पर वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।